जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी बीपीएससी पीटी पीआईक्यू सीरीज के तीसरे वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे जलवायु से जितने प्रश्न आए हैं उसको, उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं से, उसके बाद मिट्टियां से, उसके बाद मृदा अपरदन एवं सुधार से, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति से जितने प्रश्न अभी तक आए हुए हैं, सिंचाई एवं नहरें से जितने प्रश्न आए हुए हैं अभी तक बीपीएससी के एग्जाम में उसको देखेंगे। उसके बाद बहुउद्देश्य की परियोजना, नदी घाटी परियोजना जो होती है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उससे जितने भी प्रश्न अभी तक आए हुए हैं बीपीएससी पीटी के एग्जाम्स में उसको देखेंगे। तो चलिए इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके। शुरू करते हैं सबसे पहले जलवायु के प्रश्न से। तो जलवायु का प्रश्न से देखते हैं क्या है। तो जलवायु का सबसे पहला प्रश्न है जलवायु में मानसून से। तो मानसून से पहला प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो भारत का जो सबसे शुष्क स्थान है वो है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जैसलमेर जो है सो राजस्थान का इलाका है और राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है उसमें यह स्थित है। और थार रेगिस्तान जो है सो बहुत ही शुष्क प्रदेश है। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। देखिए भारत में जो अधिकांश मानसून की उत्पत्ति होती है वो 8 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक होती है, उत्तरी अक्षांश के बीच में होती है। ठीक है। तो यहाँ 15 डिग्री के बीच में कौन कौन है, यहाँ 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो है सो होता है मध्य। ठीक। अगला ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। कोपेन कोपेन ने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया है जिसमें CWG में बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 68 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। CWG का अर्थ है, सी से मतलब क्लाइमेट जो है वह उसका माइल्ड होगा, उसके बाद डब्ल्यू यानी कि विंटर जो होगा वह उसका ड्राई होगा, और जी यानी कि जी का अर्थ यहाँ पे है कि वहाँ जो समर होगा वो हॉट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार एवं जलवायु किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। तो वही CWG, ये 63rd में भी पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 63rd बीपीएससी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है। तो भारतीय जो ग्रीष्म काल का जो मानसून है उससे कौन कौन से संबंधित है। तो उससे जो है आपको उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है उससे भी संबंधित है। उसके बाद ITCZ का जो खिसकना है उससे भी संबंधित है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का खिसकना उससे भी संबंधित है। तिब्बती उच्च भूमि से भी संबंधित है और ला नीना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है 6 नंबर, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है। तो निम्नलिखित में मुंबई, दिल्ली, बंगलुरु में लेह, इस चारों में से लेह सबसे सूखा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बीपीएससी 56 से 59 तक पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है। भारतीय मानसून जो है मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि स्थल तथा समुद्र का जो विभेदी तापन है, यानी स्थल का जो तापमान है वो अलग रहता है और समुद्र का जो तापमान है वो दोनों में अंतर होता है। इसी के कारण भारत में जो मानसून का जो मौसम है वो विस्थापित करते रहता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। 39 पीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का सामान्य तिथि क्या है। तो हैदराबाद से जब दक्षिण पश्चिम मानसून लौटता है तो उसका जो सामान्य तिथि है वो 15 अक्टूबर है। ठीक है, 15 अक्टूबर। ये चूंकि यह प्रश्न जो है सो 2023 में पूछा गया तो 15 अक्टूबर था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 14 अक्टूबर हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अमृतसर एवं शिमला लगभग
एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उसकी ऊंचाई का भिन्नता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर पहुंचते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। तो शिमला ऊंचे स्थान पर है समुद्र तल से लगभग में। शिमला जो है वो 3000 से 6000 मीटर ऊंचा है, और अमृतसर 175 से 200 मीटर ऊंचा है। तो ऊंचाई के लिए शिमला जो है सो अधिक जलवायु में परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है मानसून का निवर्तन इंगित करता है, यानी कि मानसून मानसून का लौटना इंगित किससे करता है? तो ये आकाश साफ होने से करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करता है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मानसून पहुंचता है, लेकिन बीचे बीच जो राजस्थान में अरावली पर्वत है तो मानसून को रुकने नहीं देता है, बल्कि वो आर पार कर जाती है, बाधा नहीं आती है। तो दूसरा है यहाँ बहुत गर्मी होती है, ऐसी बात तो है नहीं। यहाँ उपलब्ध जल उपलब्ध नहीं है, और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है। चौथा है कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाएं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त है। बिल्कुल, अरावली पर्वत समानांतर होने के कारण, मानसून के समानांतर होने के कारण हवाएं में बाधा को पार नहीं करती है, और वो ठंडा नहीं होती है, इसी के कारण वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि अरावली पर्वत जो श्रेणियां हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून की हवा के चलने की दिशा में ही है, इसीलिए 67 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट अब उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है सबसे ज्यादा आता है कोरोमंडल तट पर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ओडिशा और तमिलनाडु का जो तट है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का, इसको कोरोमंडल का तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है वर्षा से। ठीक है, पहला है प्रश्न कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो ये गली कटाव होता है, यानी कि गली इरोजन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून मानसून जब आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। 50 सेकंड में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो ये कोरोमंडल तट पर होती है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आम्र वर्षा मैंगो सावर संबंधित है। देखिए, तटीय क्षेत्र में केरल और कर्नाटक में आमतौर पर वहां मानसून से पहले आम के फसल के समय वर्षा की बौछारें आती है, जो आम के फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है, इसलिए उसे वहाँ पे स्थानीय भाषा में आम्र वर्षा कहते हैं। तो ये आम फसल से संबंधित हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि चेरापूंजी अवस्थित है? चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चेरापूंजी जो है यहाँ पे क्या होता है, ये मानसून मासीन डाम में भी भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासीन डाम में, लेकिन पहले ये चेरापूंजी में होता था। तो ये चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में। और मासीन डाम कहाँ है? मेघालय में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो वही हमने कहा, मैंगो सावर, आम्र वर्षा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 68 में पूछा हुआ प्रश्न है, 68 बीपीएससी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा खाली स्थान से कम होती है। जिसमें शुष्क भूमि कृषि की जाती है वहां पे वार्षिक वर्षा जो होती है 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शीतकालीन वर्षा से। शीतकालीन वर्षा से पहला प्रश्न है निम्न राज्यों में किस राज्यों में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो ये दक्षिण के राज्यों में जाड़े के मौसम में बारिश होती है। ठीक है, लौटते हुए मानसून से, तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 44 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्राकृतिक आपदाएं से। पहला प्रश्न है कि सूची 1 प्राकृतिक आपदा और सूची 2 प्रदेशों से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तो प्राकृतिक आपदा है बाढ़, तो बाढ़ जानवे करते हैं बिहार उत्तर प्रदेश के लिए फेमस है बाढ़। तो एक का कितना हो जाएगा 3। और भूकंप, तो भूकंप हिमालय क्षेत्र में आता है क्योंकि वहां पे 2 प्लेटों का अभिसरण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बी का 1 हो जाएगा। सूखा कहाँ आता है, तो सूखा जो है मध्य पूर्वी भारत में आता है, ऑप्शन नंबर सी का 4 हो जाएगा। और चक्रवात जो है झारखंड एवं उत्तरी उड़ीसा में आता है, खासकर उड़ीसा में अत्यधिक आता है, तो डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, और सी का 4, तो सी का 4 बी नंबर में है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी से क्या करते हैं, मिट्टी से पहला है काली मिट्टी से। तो काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है, तो काली मिट्टी को रेंगुर भी कहा जाता है और काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास के लिए बहुत ही फेमस होता है। तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी जो पाई जाती है वो पाई जाती है दक्षिण भारत के राज्यों में। तो दक्षिण मतलब दक्षिण के पठार वाले राज्य में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात के कुछ हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो कर्नाटक, गुजरात इस सब में पाई जाती है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है रेंगुर किसका नाम है, तो रेंगुर काली मिट्टी का नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 44 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है रेंगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है कहाँ पे, तो रेंगुर मिट्टी जो सबसे अधिक है वो आपको है कहाँ, रेंगुर मिट्टी सबसे अधिक है महाराष्ट्र में, काली मिट्टी सबसे अधिक है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 44 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी से। तो दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, तो नदियों द्वारा जो निर्मित मिट्टी होती है उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 63 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये 2 प्रकार का होता है, नवीन जलोढ़ और प्राचीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं और प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, तो वही जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये नदियों द्वारा लाया जाता है और साइड में लगा दिया जाता है, इसीलिए इसे कछारी मिट्टी कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ है, प्राचीन जलोढ़ है, उसी को पुरानी कछारी मिट्टी कहते हैं और इसी को बांगर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पुरानी कछारी को बांगर कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये पूर्णिया और पटना के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 65 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण होता है, तो बालू कण, पासु कण, चिकना कण, तो सभी प्रकार का कण दोमट मिट्टी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है मिट्टी से जुड़ा हुआ विविध प्रश्न है। पहला है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो करेवा जो है वो कश्मीर घाटी का एक विशेष प्रकार का मिट्टी है जो केसर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला जो प्रश्न है वो है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो ये कश्मीर में पाई जाती है। अभी हमने बताया ये कश्मीर घाटी में पाई जाती है, तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो पौधों को सबसे अधिक जो पानी है वो मिलता है आपको चिकनी मिट्टी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, पौधों का सबसे अधिक जो पानी है वो किस मिट्टी में मिलता है, तो ये मिलता है आपको चिकनी मिट्टी में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चिकनी मिट्टी में बहुत ही अधिक पानी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है, तो उत्तर प्रदेश बिहार में तो है ही नहीं, मेघालय में इस ऑप्शन के हिसाब से
मेघालय को बीपीएससी जो स्कूल टीचर के एग्जाम्स में ये पूछा गया प्रश्न है, तो बीपीएससी के आंसर की मेघालय इसका सही उत्तर बताया गया। लेकिन भारत में जो सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है, वो लेटराइट मिट्टी जो है ये मुख्यतः केरल कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो ईंटों के लिए लेटराइट मृदा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की अधिक मात्रा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मृदा अपरदन एवं सुधार से प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा का जो अपरदन है, यानी कि मृदा का कटाव है मिट्टी का, उसे पेड़ लगाकर रोका जा सकता है, यानी कि वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 40th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। अगला प्रश्न क्या है? प्राकृतिक वनस्पति से। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो घने पतझड़ वाले जंगल से जो घिरा हुआ है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है घने पतझड़ वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सुंदरवन क्षेत्र में क्या है? तो सुंदरवन क्षेत्र जो है सो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरता है, वहां पे सुंदरवन क्षेत्र है और वहां पे मैंग्रोव वन अत्यधिक पाए जाते हैं। तो सघन मैंग्रोव वन के लिए वो फेमस है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो किस राज्य में सबसे अधिक वन के अंतर्गत पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो वन है वो मिजोरम में है, तो किसी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और में से कोई नहीं, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में किसी में नहीं। सबसे अधिक वन किस में है भारत में? तो मिजोरम में है। ठीक है, 75% से भी अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? तो ये दुर्लभ प्रजाति है, इसलिए इसे ICUN के लिस्ट में भी रखा गया है। ICUN के लिस्ट में, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नद, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो ये जो 21 द्वीप शामिल है, ये मन्नार की खाड़ी में है, और मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें ये सब शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 69th में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और भीम बांध वाल्मीकि उद्यान है। दुधवा जो है सो यूपी में है। ठीक है, और गजनेर की बात करें तो गजनेर जो है कहाँ है भैया? गजनेर राजस्थान में है। ठीक है, तो बिहार में वाल्मीकि और भीम बांध है। ठीक है, भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में, और वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 69th में ही पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है, इसे जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। बिल्कुल, ये भी सही बात है। तीसरा ऑप्शन है यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन है इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जैव के रूप में मान्यता दी गई। बिल्कुल, वर्ष 2008 में इसे भारत का जलीय 2008 में 9 में इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो इसका सभी ऑप्शन सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी सभी। 69th में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं भैया? तो कांटेदार जंगल जो है कर्नाटक में। अगला प्रश्न क्या है? कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो कांटेदार जंगल शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक में नहीं पाए जाते, तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश, कोई शुष्क क्षेत्र है ही नहीं।
तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो 75% से जो अधिक वन नहीं है वो किसमें है? तो अच्छा, 75% से जो अधिक वन है वो मिजोरम में अत्यधिक है, 85% है लगभग में। नागालैंड में 75% है, ठीक है, लगभग में। उसके बाद मेघालय में भी 75% से अधिक है, 76% लगभग है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो है 25% से अधिक नहीं है। मध्य प्रदेश में लगभग 25% जो है सो वन का विस्तार है। तो किस राज्य में 75% से अधिक नहीं है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो भारत का 20.7% यानी कि 20.7% वन से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न 2001 का है, इसलिए 20.7। वर्तमान की बात करें तो 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21.7% जन है, वन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र जो है वो बिहार में पश्चिम चंपारण में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 65 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है कहाँ? तो प्रतिशत में सबसे अधिक वन क्षेत्र है मिजोरम में, 85% है लगभग में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो भारत में 81,000 से अधिक वनस्पति पाई जाती है और 47,000 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 81,000 से अधिक जीवों की प्रजाति और 47,000 से अधिक वनों की प्रजाति। ठीक है, वनस्पति की प्रजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में किसमें सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र है? यानी कि सबसे कम वनों से घिरा हुआ कौन सा क्षेत्र है? तो ये है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2021 के भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कहाँ उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो सदाबहार वन कहाँ उगते हैं? तो यहाँ पे अत्यधिक पश्चिमी घाट में उगते हैं। ठीक है, कर्नाटक में उगते हैं, केरल में उगते हैं, लेकिन पूर्वी घाट में नहीं उगते हैं सदाबहार वन। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली को संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, मिट्टी खनिजों से भरपूर है। उसके बाद है कृषि परियोजनाओं के लिए भूमि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। नहीं, इसमें क्या है कि शांत घाटी में बहुत ही दुर्लभ प्रकार की पौधा और जानवरों की प्रजातियां हैं, इसलिए इसे संरक्षित क्षेत्र माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो यहाँ जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि ये विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न है सिंचाई एवं नहरें से। सिंचाई एवं नहरों से पहला प्रश्न है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो ये कृष्णा और कावेरी नदी के एकीकरण से यानी कि इंटरलिंकिंग से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों का एकीकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यान्वित है। 67 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो किससे पूरा होता है? तो ये लगभग लघु परियोजना और बृहद परियोजना। लघु से तो होता ही है अत्यधिक, और अगर इसमें बृहद जोड़ दें तो और भी सबसे अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी भारत में सिंचाई 62% से अधिक लघु परियोजनाएं से ही होती है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है
सारण सिंचाई नहर, सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? तो सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गंडक नदी पर जो गंडक परियोजना है वहीं से सारण सिंचाई नहर निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में जो सिंचाई होती है वो होती है त्रिवेणी नहर से। कहाँ से होती है? तो त्रिवेणी नहर से होती है, जो कि चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है, अब पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से और भाखड़ा नांगल बांध से। ठीक है, नदी घाटी परियोजना से। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध से। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किस किस का? तो ये हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है और राजस्थान का है, तीनों का है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जो कि सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो अभी हमने बताया सतलज नदी पर बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कावेरी नदी पर बने बांध से प्रश्न है। इसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो भारत का जो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है वो है शिव समुद्रम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह जो है सो 1902 में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध से, जो उसमें प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध से। तो हीराकुंड बांध से प्रश्न है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ओडिशा राज्य की नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना से प्रश्न है कि मैथॉन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सब तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, और बराकर नदी जो है दामोदर की जो है सो सहायक नदी है। ठीक है, दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो मंडल बांध परियोजना का जो नींव रखा गया था वह वर्ष 2019 में वो झारखंड में रखा गया था, और वो उत्तरी कोयल नदी जो बहती है झारखंड में उस पर रखा गया था, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जो है वो राजस्थान में स्थित है, क्योंकि राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जो है चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह जो है चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है, और यह कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो आज हमने देखे कितने प्रश्न? 65 प्रश्न। आगे भी इसी तरह हम इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न देखते रहेंगे। आगे कृषि, हरित क्रांति और फसलें सबसे प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।